अस्सलाम वालेकुम। जिस हिसाब से 20th सेंचुरी का एक सवाल था द ज्यूइश क्वेश्चन, वैसे ही 21st सेंचुरी का एक सवाल है द मुस्लिम क्वेश्चन, क्योंकि हर जगह इस पे चर्चा हो रहा है और इस कॉन्टेक्स्ट में इस्लामोफोबिया को समझना बहुत ज़रूरी है। बट मैं बहुत कम टाइम इसमें लगाऊंगी और मैं एज इंडियन मुस्लिम्स हमारा इसके लिए किस हिसाब से एक जवाब होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट कि 1910 में दो फ्रेंच ऑथर्स थे जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अफ्रीकन मुस्लिम्स जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंदर थे उनके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए, और तब उन्होंने सबसे पहली बार ये वर्ड यूज किया था इस्लामोफोबी फ्रेंच में। बट ये इतना हाइप नहीं हुआ था, बट इट्स जस्ट दैट ये पहली बार ओरिजिन हुआ था इसका। फिर भी कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये दो फ्रेंच ऑथर्स से ही ये वर्ड आया था। लेकिन 1997 में ब्रिटिश की एक ब्रिटिश ट्रस्ट है, आई थिंक रेनीमेड ट्रस्ट, और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला इस्लामोफोबिया और चैलेंज फॉर अस, और उसमें बाकायदा रिसर्च किया कि इस्लामोफोबिया है क्या, वो कैसे ब्रिटिश मुस्लिम्स को असर करता है, क्यों वो बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हमें पब्लिक पॉलिसी में उसका एक जवाब रखना होगा। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये चीज़ सीरियसली लेनी होगी। तो उन्होंने एक वेल रिसर्च्ड एक बॉडी ऑफ रिपोर्ट तैयार करी और उसको प्रेजेंट किया, और उसका असर ये हुआ कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल था। ये अभी भी अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़िएगा एकेडमिक इस्लामोफोबिया पे, तो वो ये रनीमेड ट्रस्ट की रिपोर्ट में वापस आते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि एक रिपोर्ट है एक वर्ड को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसे डिस्क्राइब कर रहा है इतना कि पब्लिक पॉलिसी लेवल पे उसका इन्फ्लुएंस हो। पर एक बात यह है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इस्लामोफोबिया सही वर्ड नहीं है, क्योंकि फोबिया का मतलब होता है डर, और ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका इलाज चाहिए होता है। लेकिन जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, वो वायलेंस भी है, वो प्रेजुडिस भी है। कुछ ये भी कहते हैं कि हमें एक अलग वर्ड नहीं चाहिए, ये एक हिडन फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल रेसिज्म है, नस्ल परस्ती की ही एक शक्ल है। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये देना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस कि क्यों वी शुड स्टिक टू द वर्ड इस्लामोफोबिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और देखिए, जैसे एक वर्ड है एंटी सेमिटिज्म। अब हम लोग सबको पता है कि जब हम बोलते हैं कि एंटी सेमिटिक है, ये यहूदियों के खिलाफ है ना, क्योंकि एक शेयर्ड वोकैबुलरी है, उसमें हम आप और बाकी सब लोग जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि ये ही लफ्ज का यही मायने है। हालांकि अगर आप बिल्कुल उस लफ्ज को पकड़िएगा, उसके बाल की खाल को उखाड़िएगा, तो सेमिटिक एक लैंग्वेज है जो अरब मुस्लिम्स के लिए भी होता है। लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि अरब मुस्लिम्स पे जुल्म हो रहा है जब हम एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं। हमें पता है कि ये यहूदियों के लिए बोला जाता है, एंड दैट इज फाइन। ये हम अगर आपको बोलते हैं कि ये किताब जो है ये आप टेबल पर रख दीजिएगा, तो आप देखिएगा रूम में इर्द गिर्द की कहीं पे कोई चीज है जिसके चार पाए हैं, एक फ्लैट सरफेस है, चाहे वो किचन टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो या कॉफी टेबल हो, आप रख दीजिएगा उस पर। आप बाल्टी में जाके नहीं रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली वो कंसेप्ट क्या है, वो फिनोमिना क्या है, वो चीज क्या है, वो आइडिया क्या है। इसको बोलते हैं कि पॉपुलर इमेजिनेशन में एक वर्ड जब इन्फ्रेंच हो जाता है। तो इस्लामोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जो जो हो रहा है, ये जो हो चुका है कई हद तक। क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत ही इस्लामोफोबिक लोग, कुछ अमेरिकन ब्लॉगर्स लाइक रॉबर्ट स्पेंसर या पैमिला गेलर, ये लोग जब दिन रात नफरत उगलते रहते हैं, तो ये लोग एक चीज से बड़े डरते हैं, ये इस लेबल को ही हटा देते हैं, कहते हैं इस्लामोफोबिया कोई चीज ही नहीं होती है। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए सिविल राइट्स एरा में जब रेसिज्म एक चीज बन गया और किसी को ये बोलना पड़ा कि अरे तुम तो रेसिस्ट हो, तो लोग उसको इज्जत भी कम करेंगे, उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये एक फिनोमिना था कि आप जुल्म कर रहे हो या आप जुल्म को सपोर्ट कर रहे हो कोई ना कोई तरीके से। तो रेसिज्म स्टक। वैसे ही इस्लामोफोबिया इज ऑल्सो स्टिकिंग, एंड कहीं ना कहीं उनमें ये खौफ है कि दे विल ऑल्सो बी लेबल्ड एज दैट, और इसलिए वो हमेशा इस लेबल को दे आर लाइक नहीं नहीं, ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। और जब हम मुसलमान अपने अंदर इस बात को बार बार डिस्प्यूट करते हैं कि इस्लामोफोबिया सही टर्म है या ये टर्म है, और 9/11 के बाद बाकायदा एक इस्लामोफोबिक इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है जो अपना काम कर रही है, तो इसमें घाटा हमारा है, क्योंकि वी नीड अ टर्म, हमें रिसर्च करना है, हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ या उइगर मुस्लिम्स के साथ
या दुनिया भर में जो मुसलमान है उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, या उनके साथ सिर्फ जुल्म नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रेजुडिस हो रहा है, उसके लिए कॉमन टर्म है, एक शेयर्ड वोकैबुलरी है, और दिस इज समथिंग विच कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा आखिरी पॉइंट इसको लेकर यही होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सही वर्ड है, उसके बदले हमें ये शायद ये यूज करना चाहिए कि एंटी मुस्लिम बिगेट्री, स्टीरियोटाइप्स, मुस्लिमिज्म, कुछ लोग बोलते हैं एंटी मुस्लिम हेट या एंटी मुस्लिम प्रेजुडिस, तो मुझे लगता है कि मतलब इतने सारे वर्ड्स हैं, उससे बेहतर है कि आज के, मैं आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ कि आज के स्कॉलर्स ने इस्लामोफोबिया को सिर्फ एक तरह का डर नहीं, बट आप ये स्लाइड देखिए कि किस तरह से इतने सारे मीनिंग्स उसके अब आने लगे हैं। डिसलाइक, नफरत, हॉस्टिलिटी, बिना मुद्दे के एक डर, और एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, सोशल एंजाइटी। तो अब इस्लामोफोबिया का मतलब सिर्फ डर नहीं रहा है, बट अ वाइड सेट ऑफ मीनिंग्स जो स्कॉलर्स अपने हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। तो मुझे बस कुछ वक्त लेना था इस चीज को करने के लिए। आप नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर कोई चीज के बारे में रिसर्च होता है तो उसको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। अब आप इसमें देखें कि इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये वही ट्रस्ट है, रेनीमीड ट्रस्ट, जिसको बहुत सारे लोग कोट करते हैं। तो इन्होंने जब रिसर्च किया कि इस्लामोफोबिया है क्या, तो कुछ पॉइंट्स ये निकले कि इस्लाम को देखा जाता है कि बस बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो या अफगानिस्तान के हो या अमेरिका के हो या अफ्रीका के हो, सब एक जैसे सोचते हैं, सब औरतों पे जुल्म करते हैं, सब बारबेरिक हैं, सब अग्रेसिव हैं। तो दीज आर द नोशंस। अब हम लोग सबको पता है कि ये नोशंस हैं, ये ग्लोबली ये नोशंस हैं कि ये लोग सब वायलेंस की तरफ हैं, वेस्ट से इंफीरियर है, ये सब नोशंस हैं। बट अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देख रहे हैं, तो हम लोग के पास अभी तक एक थियोरेटिकल बेसिस नहीं है। अभी तक हम लोग ने रिसर्च नहीं किया, और क्योंकि रिसर्च नहीं है तो जो बाहर के लोग बोल रहे हैं, हम वी हैव टू बोरो दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, हमारा पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये सब चीजें जो रेड में नहीं है, जो आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, वो सब तो है इस्लामोफोबिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट कुछ अलग भी है। और आप ये देखिए कि हम लोगों को या मुसलमानों को एक एंटी नेशनल लेबल दिया जाता है, एक गद्दार लेबल दिया जाता है, जो ग्लोबली इतना लेवल पे हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब ये हमारी तारीख से लिंक्ड है, और तारीख को इस हिसाब से लिखा गया है, स्पेशली पार्टीशन की बात की, कि पार्टीशन को पूरा मुसलमानों पे ब्लेम कर दिया गया है, और rather than it being a question of minority rights, उसको बदल दिया गया है कि अरे ये लोग ने गद्दारी करी, ये लोग सेक्युलर नहीं हो सकते हैं, ये लोग ये नहीं हो सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो मुझे ये कहना है कि वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ आवर ओन हिस्ट्री। आप हिस्ट्री अगर उन्हीं लोग के हिसाब से पढ़िएगा जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो आप खुद एक इंटरनल एक इस्लामोफोबिया भी आपके अंदर आएगा। अगर आप आयशा जलाल या ऐसे फेमस राइटर्स का पढ़िए कि पार्टीशन को किस हिसाब से देखा गया है, तो फिर जो मुस्लिम क्वेश्चन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम लोग अलग तरह से थियोराइज करेंगे। अब आप ये ऊपर के जो पॉइंट्स देख रहे हैं, जो रेनीमीड ट्रस्ट ने बताया है कि इस्लामोफोबिया ये सब चीजें होती हैं, इन्फीरियर, सेक्सिस्ट, अग्रेसिव। अब इसका ओरिजिन क्या है? दुनिया की ज्यादातर बुराइयों का लिंक जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, वो कोलोनियलिज्म पर ही चला जाता है। इनलाइटनमेंट का जब दौर था, तो एक तरह का ओरिएंटलिस्ट रैशनलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है कि जब वेस्ट जो है, जब दूसरी कौमों पे या दूसरे नेशंस पे अपना, क्योंकि वो अपने उरूज पे थी और वो कोलोनाइज कर रही थी, वो अपने आप को दूसरी जगह बसा रही थी और उनके लोगों को अपने कंट्रोल में कर रही थी, तो एक तरह का हर काम का एक फिलॉसफी होता है जो उसको जस्टिफाई करता है, और ओरिएंटलिज्म वो एक फिलॉसफी है, और इस्लामोफोबिया का रूट भी ओरिएंटलिज्म में है। तो जब वेस्ट अपने उरूज पे है और वो ईस्ट की तरफ देख रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से देख रही है। और वो तरीका क्या है कि ये लोग जो है ये बारबेरिक हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, और हम क्या करेंगे, हम इनको सिविलाइजेशन पहुंचाएंगे। इनको जरूरत है सिविलाइजेशन की, और ये सिविलाइजेशन हमारे पास है। तो इस तरह का एटीट्यूड जो था वो
अगर आप अभी भी इस्लामोफोबिया के बारे में देखें तो सेम नोशंस जो हैं वो पूरी की पूरी बरकरार है। या जस्ट थर्ड स्लाइड में अगर आप जाएं, या तो हम पर जुल्म हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए मैं इस स्लाइड पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। लेकिन किस हिसाब से हो रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जुल्म जो हो रहा है वो हमारी करतूतों की वजह से हो रहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं इस्लाम की वजह से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी खराब है इसलिए हो रहा है। ये झूठ है और ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हम पर एक तरह का वायलेंस हो रहा है, और वो वायलेंस सिर्फ डायरेक्ट वायलेंस नहीं है कि काट दिया, लिंचिंग हो गई, मार दिया, भीड़ में मार दिया, नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है कि अपनी आपकी जिंदगी के हर पहलू में वो वायलेंस हो रहा है, भले ही वो आपको मार नहीं रहे हो बट अलग तरह से हो रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एजुकेशन में आप सबसे लो लेवल पे हैं, हाउसिंग रेंट में आपको ना लोन मिलेगा, ना अच्छी जगह पे आपको घर मिलेगा, हेल्थ कंसर्न्स में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेरा फील्ड वर्क एक्सपीरियंस था, तो उसमें एक मुस्लिम औरत आई हॉस्पिटल में, और नर्स जो है उसे एक तमाचा मारती है क्योंकि उसको थोड़ा दर्द हो रहा था, और कहती है कि बार बार आ जाते हैं ये लोग कसब पैदा करने के लिए। तो ये भी तो वायलेंस है, सिर्फ सिर्फ लिंचिंग ही वायलेंस नहीं है। तो एक डायरेक्ट वायलेंस हो रहा है मुसलमानों के साथ, एक स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है, और गाल्टिंग एक थ्योरी है, गाल्टिंग्स थ्योरी ऑफ वायलेंस, वो बोलती है कि डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस का एक पिरामिड है जो बेस करता है कल्चरल वायलेंस पे। मतलब मीडिया किस हिसाब से लेजिटिमाइज कर देती है वायलेंस, एक माहौल क्रिएट कर देती है कि वायलेंस हो, वो खुद वायलेंस नहीं करती है बट लोगों को सब ह्यूमन बताती है, कुछ लोगों को कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो अगर आप इनको मार भी देते हैं तो आपको इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। और इसका क्या असर होता है कि जब हम बार बार ये चीजें देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, देख रहे हैं कि हर हर शक्ल में, आप ये डायग्राम देखिए, इकोनॉमिक, लीगल, हर एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हम में कुछ खराबी जरूर होगी जो हम पे इतना जुल्म हो रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम इसको देना चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर आप इस्लामोफोबिया के प्लेटफॉर्म पे आकर आप बोले कि हमारी करतूतों की वजह से हम पे जुल्म हो रहा है, तो ये ही एक तरह का जुल्म है, क्योंकि ये एक तरह का इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया है। अब इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया को आप इंटरनलाइज मिसोजिनी से समझिए। अगर किसी औरत का रेप होता है और सबसे पहला ये सवाल होता है कि वो क्या कपड़े पहनी हुई थी, वो किस वक्त निकली, वो क्यों निकली, तो ये गलत सवाल है, ये बिल्कुल गलत सवाल है। क्योंकि सही सवाल ये है कि उसके साथ रेप हुआ क्यों, किसने किया, और जो लोग करे वो अकाउंटेबल हो रहे हैं कि नहीं, लॉ उनको प्रोटेक्ट कर रहा है या उनको जवाब देने पे मजबूर कर रहा है। दीज आर द राइट क्वेश्चंस। बहुत सारे सिचुएशन होता है, किसी के साथ लिंचिंग हुआ तो अगर सबसे पहला सवाल ये है कि वो बीफ है कि मटन है, वो सही सवाल नहीं है। एक इंसान की जान गई है और एक झुंड ने उसको मार दिया, तो सही सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है, झुंड ने क्यों मारा है, ये नहीं कि वो बीफ कैरी कर रहा है कि मटन कैरी कर रहा है कि क्या कर रहा है। दीज आर नॉट द राइट क्वेश्चंस। तो हमें रिसर्च करना है और हमें एक नए लेंस से रिसर्च करना है कम्युनिटी के इश्यूज को समझने के लिए, एक नए नजरिए से। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें दावत भी देनी है इस्लाम की, और दावत देने में हमें सब्र भी करना होता है, पोलाइट भी रहना होता है, और मैं ये भी मानती हूँ कि हर कम्युनिटी को एक सही कम्युनिटी बनने के लिए एक इंटरनल क्रिटिक की जरूरत होती है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी में सही नहीं है और उनको सही करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। बट इंटरनल क्रिटिक बहुत डिफरेंट है इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया से, क्योंकि इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया कहता है कि आप जिम्मेदार हो इन चीजों के, और वो ये अज्यूम करता है कि एक हर समाज जो है एक परफेक्ट समाज होता है जिसमें कोई बुराई नहीं होती है। बट इंटरनल क्रिटिक जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। वो ये मानता है कि हर कौम में या हर कम्युनिटी में, हर समाज में बुराइयां हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वायलेंस हर कम्युनिटी में है और उस पर वर्क करना जरूरी है। पर अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये इस्लाम की वजह से है, ये मुसलमानों के अपने हरकत की वजह से है, तो ये गलत है। और
ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि मुझे ये लगता है कि कभी कभी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आयत है कि और कलाम में कौन बेहतर हो सकता है उसके अलावा जो जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमान में से हूं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब आप पे जुल्म हो रहा है, जब आप पे हर तरह से एक कल्चर ऑफ वायलेंस बनाया जा रहा है, तो ये अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करना है कि आई एम मुस्लिम और आप ये नहीं बोल सकते हो इज नेसेसरी। आप दावत भी दें, देखिए इस आयत में आप अच्छे काम करें, आप दावत भी दें, लेकिन दावत देने का ये मतलब नहीं हो रहा है कि हम अपने ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसको सब्र कर लें, हक की बात नहीं करें और सिर्फ पीस की बात करें, बिकॉज पीस विदाउट जस्टिस इज नथिंग। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी रिलीजियस आइडेंटिटी असर्ट करना जरूरी होता है, तो उसके साथ साथ हमें, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये भी कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है। कोई इंसान की सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है। और ये राइट विंग है, ये हिंदुत्व है जो ये कहता है कि तुम पहले मुसलमान हो कि पहले इंडियन हो। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हर इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। और आप देखिए कि आइडेंटिटी किन चीजों से बनती है, रिलीजन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल वैल्यूज, पॉलिटिकल बिलीव्स, आपकी नस्ल क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। अगर कोई डिसेबल्ड औरत है तो आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि पहले आप डिसेबल्ड हो कि पहले आप औरत हो। ये सवाल बहुत खराब है। तो हमें ये समझना है, और हमको लगता है कि दिस इज समथिंग जो एक स्टीरियोटाइप है ना कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, सारे मुसलमान एक ही खाना पसंद करते हैं, एक ही पहनावा होता है, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से बोलते हैं। हमें पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन लोग हमें ऐसा समझते हैं। और जो लोग इस्लामोफोबिक हैं वो चाहते हैं कि दुनिया हमें ऐसा समझे कि हम बिल्कुल कोई कल्ट की तरह हैं जो सोच नहीं पा रहे हैं, जो जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है। बट हमें इस स्टीरियोटाइप को खत्म करना है, और कहीं ना कहीं हमें ये खुद भी तोड़ना है कि क्योंकि हमारे अपने अंदर की जो डाइवर्सिटी है हम उतना वैल्यू नहीं करते हैं उसको। अब देखिए शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो खड़ी बोली में गीत गा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो तस्बीह, औरतें आके बैठ के तस्बीह पढ़ रही हैं प्रोटेस्ट साइड में। ठीक, डाइवर्सिटी है हमारे अंदर और रेजिस्टेंस की जरूरत है, और रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज ब्यूटिफुल। और अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, तो राइट विंग भी तो यही कहना चाह रहा है कि इनकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी, और इनको हमें राइट भी नहीं दे रहा है कि हम एक्सप्रेस कर सके कि हम बहुत कुछ हैं। हम इंजीनियर्स भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, हम बहुत अलग तरह से हैं, बहुत डाइवर्स हैं। अच्छा, मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा फनी है। अब देखिए बिरयानी ठीक है, आप लोग सब ज्यादातर लोग जो है बिरयानी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन बिरयानी के अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी है। लखनवी बिरयानी है, अवधी बिरयानी, मुरादाबादी है, कोलकाता है द बेस्ट, एंड बहुत बहुत तरह की। और कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जिनके लिए बिरयानी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुस्लिम्स हैं बट इट्स नॉट द डिश, एंड दिस इज द डाइवर्सिटी अमंग अस कि दिस इज फाइन। अच्छा, जब हम अपने अंदर के मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको भी एक्सप्रेस करते हैं, तब हमको ये बात भी समझने में आसानी होती है कि कुछ आइडेंटिटीज पे जुल्म या प्रोनेस टू जुल्म ज्यादा होता है। अब जेंडर्ड इस्लामोफोबिया का एक डायमेंशन है कि अगर आप मुसलमान भी हो और आप औरत भी हो तो शायद आप पे डबल तरीके से जुल्म हो रहा है, या आप लोअर कास्ट भी हो और आप मुस्लिम भी हो। तो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो अलग तरह से काम करते हैं सोसाइटी में, और आप ज्यादा डिसएडवांटेज्ड हो। तो हमें ये असर्ट करना है कि हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, पर हमें कभी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से शर्माना नहीं है, उसके लिए अपॉलोजेटिक नहीं होना है, उसको छुपाना नहीं है। क्योंकि अगर हम एक जगह अपने बिना असर्ट किए अगर हम अपने आप को असर्ट करने से घबरा रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक इस्लामोफोबिया है जो हम समाज को डिफाइन करने दे रहे हैं। नेक्स्ट बात मुझे ये बोलनी है, देखिए ये स्लाइड आप देखिए, इसमें कितने सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं और टॉपिक्स हैं, और वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में
बहुत जबरदस्त रिसर्च चल रही है इस्लामोफोबिया पे, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे ये है कि हमने अपने ऊपर होने वाले जुल्म को अभी तक लफ्ज नहीं दिया, उसको बयान नहीं किया अपने ढंग से, उसको थियोराइज नहीं किया है, इतना भी नहीं किया है कि पब्लिक पॉलिसी पे असर हो, कि हम क्लेम कर सकें, जैसे ये लोग क्लेम करें कि हम पे इस्लामोफोबिया की वजह से एक जुल्म हो रहा है और उसके लिए हमको उसके अगेंस्ट एक बिल चाहिए। जैसे SC/ST के अगेंस्ट होता है तो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है कि आप उनके खिलाफ कोई भी उनको कुछ भी बोलता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक एक्ट है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, बट हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक पॉलिसी नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक रिसर्च गैप है, एक होलिस्टिक तरीके से हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है। जैसे कि आप इसमें देखिए, सबसे पहला है मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। ये रिसर्च हुई है 4 कंट्रीज के बीच में, US, UK, कनाडा, फ्रांस, और वहां पे किस किस हिसाब से इस्लामोफोबिया कैसे अलग है फ्रांस में। तो देखा गया कि बाकी 3 कंट्रीज में जो है जेंडर्ड इस्लामोफोबिया जो है बराबर है, मतलब जितना असर औरतों को हो रहा है उतना ही आदमी को भी हो रहा है, लेकिन फ्रांस में विमेन जो है वो ज्यादा डिसएडवांटेज है। वैसे ही इस रिसर्च से ये पता चला कि मिडिल क्लास जो मुस्लिम्स है वो सबसे ज्यादा प्रोन है इस्लामोफोबिक अटैक के लिए, और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा है। तो मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने डिवाइड किया कि एक आइडियोलॉजिकल इस्लामोफोबिया होता है, एक पॉलिसी लेवल पे इस्लामोफोबिया होता है, एक इंटरपर्सनल इस्लामोफोबिया होता है। अच्छा, ये सब वर्ड्स मैं क्यों बोल पा रही हूँ, या मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि इन पे रिसर्च हुई है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास रिसर्च नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू इस्लामोफोबिया इज रीड रिसर्च। अगर आप रिसर्च करने के पोजीशन में हैं, अगर आप MA में हैं, PhD में हैं, आपको टॉपिक्स चाहिए, आप इस्लामोफोबिया को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करें, चाहे वो मेंटल हेल्थ का एंगल हो, प्रेजुडिस का एंगल हो, स्टीरियोटाइप्स का हो, वायलेंस का हो, कोई भी आप हिस्टोरिकली आप उसे देख सकते हैं, इकोनॉमिकली आप देख सकते हैं किस हिसाब से शॉपकीपर्स को बॉयकॉट किया जा रहा है जो मुस्लिम्स हैं। तो देयर इज वेरी फर्स्ट अ नीड टू ब्रिंग अबाउट द पॉलिसी लेवल चेंज क्यों, मतलब है ही नहीं, पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन टू बी मोर एक्यूरेट। तो दिस इज देयर, लेकिन अगर आप रिसर्च करने की पोजीशन में नहीं है तो आप पढ़ें, क्योंकि देखिए अगर कोई और आपकी तारीख आपको बता रहा है, और स्पेशली वो लोग जो आपको कॉलोनाइज करें, तो वो तो अपने ढंग से बताएंगे ना, वो तो बताएंगे ही कि आप कमतर हो, वो तो बताएंगे कि हम आपसे बड़े हैं, कि आप मुझे फॉलो करो। बट हमें वी हैव टू गेट अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ आवर हिस्ट्री। अगर हमें अपनी तारीख को फिर से लिखना है, एक नए नजरिए से लिखना है, बहुत सारी चीजें कास्ट और क्लास के लेंस से लिखी गई है, बट हम पर एक अलग तरह का जुल्म हो रहा है, और उसके लिए हम बोरोड वोकैबुलरी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ओरिजिनल रिसर्च चाहिए, आप उसको पढ़ें, या आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, चाहे जैसे पॉल ब्रास है, पॉल ब्रास बताता है कि राइट्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम के बारे में बताता है कि राइट्स जो है वो ऐसे ही नहीं होते हैं, एक चिंगारी है जल गई, नहीं, राइट्स एक बहुत इंस्टीट्यूशनल प्लान तरीके से होता है। तो जब आप उसको पढ़िएगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राइट है उसको समझने के लिए आपको एक अलग ही चीज लगेगी, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, राइट ऑथर्स से कनेक्ट करना है। सबसे पहला ये वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ अ हिस्ट्री। जो स्पेस और नैरेटिव है, अगर कोई ये बोल रहा है कि 1.6 बिलियन मुस्लिम्स को रिड्यूस कर दे रहा है ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी में, कि बस इतने मुसलमान हैं और इन लोगों का पूरा एजेंडा यही है कि 4 शादी करते हैं, फिर ट्रिपल तलाक देते हैं, ये करते हैं, तो हमको ये नहीं करना है। ये नैरेटिव को हमको बिल्कुल डिसऑन करना है और अपनी नैरेटिव अपने हिसाब से बयान करनी है। तो हमको रिक्लेम करना है ये जगह, वर्क स्पेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, आपको आके बोल के चले जा रहे हैं, अरे तुम लोग को इतना पढ़ने भी दिया जाता है, ओ तुम लोग की तो जल्दी शादियां होती है, ओ तुम्हारे, नहीं, आप बोलने ही ना दें, कॉल आउट इस्लामोफोबिया। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम जुल्म होते हुए देखो, तुम ईविल देखो, तो तुम अपने हाथ से रोको, अपने जुबान से रोको, और अगर ये दोनों ना हो पाए तो अपने दिल में मान लो। तो
कम से कम हमें ये तो रीच करना है कि अपने जुबान से रोके कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ये इस्लामोफोबिक है, ये सही नहीं है। दिस इज समथिंग हमें क्लियरली असर्ट करना है। कई बार नहीं हो पाता है, हम अकेले होते हैं, ऑलरेडी माइनॉरिटी है, ग्रुप में लगता है कि कौन लोग क्या समझेंगे, फिर ये भी लगता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट अपने ढंग से अपने सिचुएशन को समझकर अपनी चीजों को बोलना कि अब हमें आदत होनी चाहिए। The next point is articulate, document, archive. मैं यहाँ पे देखिए हम लोग सबके अंदर बहुत स्किल्स हैं, माशाल्लाह से हम लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, और अगर आप लिखते अच्छा है, चाहे वो कोई भी जुबान में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, तेलुगु में हो, कोई भी जुबान में हो, आप लिखिए, आप अपनी कहानी बयान करिए, आप रिकॉर्ड करिए, आप देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे सोशल मीडिया आज के ज़माने में इस्तेमाल हो सकता है अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने के लिए। आपने ज़रूर सुना होगा ह्यूमंस ऑफ इस्लामोफोबिया पेज के बारे में। वो इंडिया के मसलों को हर रोज़मर्रा में जो हो रहा है उसको प्लेस कर रहा है और उस पर कॉमेंट्री देते हैं, उसमें मीम्स बनाते हैं फ़नी तरीके से। एक एक अपना नज़रिया को हम लोग को पब्लिक से बात करने का एक तरीका है, एक एक्सप्रेस करने का एक वो दे रहा है, एक मीडियम दे रहा है। तो हम लोग को ऐसे स्मॉल इनिशिएटिव्स लेने हैं। अगर आप यूट्यूब में अच्छे हैं, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आप कोई भी एस्पेक्ट्स हैं, आपकी कोई भी स्किल है, यू हैव टू यूज दैट स्किल टू लेवरेज और टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस। दैट इज इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर की डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज करना है। ये नहीं करना है कि हम ज्यादा तकवे वाले हैं, हम ज्यादा गॉड कॉन्शियस हैं, ये सही तरीका है बिल्कुल। अरे हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, लोग अलग तरह से अलग चीजें करते हैं और ये खूबसूरत बात है। ये वी हैव टू रिकग्नाइज दैट कि जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे कि आप भी बराबर हो हमसे, आप जैसे कर रहे हो ठीक है, हम अब जैसे कर रहे हैं ठीक है, लेट्स डू दैट। हम पे जो ज्यादा बड़ा जुल्म हो रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट रादर देन अब हम अपने फिरका परस्ती में बटे हुए हैं कि ये वो है और ये फलाना वो है, और दो हाथ से मिलाते हैं या तीन हाथ से मिलाते हैं। देयर इज नो पॉइंट, कुछ नहीं मिल रहा हमें उससे। तो हमें अपने अंदर ऑर्गेनाइज करना है, मोबिलाइज करना है। एक स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, 50% ऑफ द पॉपुलेशन को प्लीज मत इग्नोर करिए। अगर मैं मुस्लिम औरतों से डायरेक्ट बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आप मुझे सुन रही हैं कि आपके ऊपर रखकर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आप ट्रिपल तलाक का देख लें, आप पॉलीगैमी का देख लें, पॉलिटिशियंस भी आपके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, फिर कम्युनिटी लीडर्स भी कहीं ना कहीं एक तरह का कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कर ही रही है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अपनी नैरेटिव खुद ऑन करनी है, एजेंसी, अपने आप को ये दिखाना है कि हम सोचते हैं, हमारी भी एक राय है और उसको रखना है। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। हमें अपनी आवाज को रजिस्टर करना है, अपने इर्द गिर्द मुसलमानों से जुड़े, उनसे दीन की बात करें, दुनिया की बात करें, समाज की बात करें, पर जुड़े। द पॉइंट इज जुड़े और वोकल हों। जैसे एक इनिशिएटिव है जो हम लोग चला रहे हैं, मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्किल का, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं दीन, समाज, दुनिया। द वेरी आइडिया इज कि कोई और हमारे लिए नहीं बोलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोलेंगी, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगी, आप हम पे, मुसलमान औरत पे अपनी सियासत नहीं कर सकते हैं। हम अपनी आवाज खुद बुलंद करेंगे, हम अपनी बातें खुद करेंगे। तो आप इसी हिसाब से अपनी लोकल कम्युनिटी में मोबिलाइज करिए, आप स्टडी सर्कल्स चलाइए, उससे रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, उसे यूट्यूब में डालिए ताकि लोग सुन सकें। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू एम्फसाइज ऑन। और लास्ट इज कि बिल्ड सॉलिडारिटीज एंड एलाइज। अब एलाइज इस हिसाब से बनाने हैं कि ये नहीं कि हम कमतर हैं, हमें जरूरत है, नहीं, पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर बराबर के उससे एक बराबर के टर्म्स में दूसरे ग्रुप्स हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, उनसे कनेक्शन करना, उनसे राब्ता करना, क्योंकि ऑब्वियसली उन पे भी जुल्म हो रहा है, हम पर भी जुल्म हो रहा है। अलग नेचर है जुल्म का, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम एक साथ अलायंस नहीं बिल्ड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा बोला जाता है कि ये करना है, पर दिल जब तक साफ नहीं होगा, जब तक ओपन कॉन्वर्सेशंस कम्युनिटी के बीच में नहीं होंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो खुल के बात करनी है, बोलना है कि हम आपके बारे में, उनके बारे में भी स्टीरियोटाइप्स अपने दिमाग में नहीं रखने हैं, खुले दिमाग से बात करनी है उनसे। अब देखिए, मैं
ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन जो इस्लामोफोबिया पे अभी शुरू हुआ है ये यहीं पर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जरूरत है चीजें करने की। तो ये है एक कॉल है जो रिसर्चर्स हैं जिनको आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी है, आपके पास टाइम भी है रिसर्च करने का, तो हम कुछ लोग हैं जो इस्लामोफोबिया पे रिसर्च प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करें। और जज़ाकल्लाह सब कुछ सुनने के लिए। अगर आपके कुछ अलग पर्सपेक्टिव है और आप अलग ढंग से चीज़ों को समझते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, एंड इंशाल्लाह लेट्स कीप दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग। जज़ाकल्लाह खैर।